May I come, sir? Aye. Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए अरुण. Thank you, sir. Very good. How are you feeling today, Arun? Fine and confident. Confident. Very good. Yes, sir. So you are coming from your place or you are residing in Delhi? Sir, I am residing in Delhi. Residing in Delhi. Yes, sir. So you are attending to quite a few mocks? No, sir. This is your first mock? Yes, sir. Oh, very good. Very good. So you are coming from, basically you hail from Rampur? Yes, sir. Yes, sir. Just tell us something quickly about yourself, 2-3 lines. Sir, I am Arun Kumar. I belong from Rampur. My early education being held from my village, and I have graduated from Hindu College, and I have done my post-graduation also from Hindu College, and I have done B.Ed from Chaudhary Charan Singh University, Meerut. Very good. Yes, sir. So, Arun, have you been to a Tehsil ever? Yes, sir. Have you been to Tehsil, Rampur? Yes, sir. So, did you actually visit the Tehsil or not? I visited. You visited? Yes, sir. Now tell me, how does a Tehsil look like? Tehsil is a regional administrative block. So it is look like. So what is the hierarchy of a subdivision? Sir, can I speak in Hindi? हाँ, आपने हिंदी में ऑप्ट किया है? Yes, sir. हाँ, तो हिंदी में बोलिए. Yes, I'm sorry, we will speak in Hindi. No problem. सर, तहसील में SDM होते हैं. फिर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गैस करके बता सकता हूँ. हाँ, एग्जैक्ट जानकारी दीजिए अब, गैस नहीं. ओके सर, सॉरी. हाँ, ठीक है. आप ये बताइए कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हुआ है. हाँ. यस सर. सरकार ने इतनी आयोजनाएं चलाई हैं, क्रियान्वित हो रही हैं. उसके बाद अब तहसील में जाने की आवश्यकता क्यों है आम आदमी को? सर, पहला है कि भूमि संबंधित विवादों से संबंधित तहसील में ज़्यादा आना जाना लगा रहता है. डिजिटाइजेशन नहीं हुआ लैंड रिकॉर्ड्स का? क्या हुआ है, लेकिन सर विवाद अभी भी हैं, तो वो मतलब फिजिकल मोड में ही निपटाए जाते हैं. ठीक है. और सर, अगर लोगों की क्षेत्रीय कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे बाढ़ को लेके या ग्रामीण स्तर पे कोई झगड़े वगैरह, तो लोग तहसीलों में जाते हैं. और तहसीलों में सर कई बार जो लोक अदालतें हैं उनका भी वहाँ प्रचालन किया जाता है. आप ये बताइए कि जो सरकार ये फ्री बीज करती है, कि घोषणाएं करती है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे, पानी देंगे फ्री, ये इसका कुछ असर होता है क्या वोटर्स के ऊपर? यस सर. हाँ. और अगर आप वहाँ पे ज़िला अधिकारी हैं या आप स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो आप अपने मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे? वो कहेंगे कि हम तो अपना फ्री बीज ये जारी कर रहे हैं, अपनी घोषणाएं. आप क्या सलाह देंगे? सर, चूंकि पॉलिसी मेकिंग का काम गवर्नमेंट का ही होता है. हाँ. लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये सलाह दूंगा कि हम मतलब एक वेलफेयर स्टेट हैं. हाँ. तो एक डेमोक्रेसी जो हमारी है वो फेयर एंड फेयरनेस इलेक्शंस के प्रोसेस में बनी रहे. हाँ. तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए जो मतलब ऐसे ना लगे कि रिश्वत के तौर पे बांटा जा रहा है, ताकि विपक्षी दल उनको ना घेर पाएँ. तो मैं यही सलाह दूंगा कि इलेक्शन से पहले अगर वो चीज़ें की जाती हैं तब ज़्यादा प्रभावी कार्य रहेंगी. आप वित्तीय स्थिति का भी कुछ आकलन करेंगे कि राष्ट्र की वित्तीय स्थिति कैसी है? यस सर. हाँ. यस सर. तो थोड़ा सा विश्लेषण करके इसके ऊपर थोड़ा और विचार करिए. ओके. यस सर. धन्यवाद. हेलो सर. नमस्कार. नमस्कार सर. तो आप हिंदू कॉलेज के बारे में कुछ बताएं कि नाम क्या, हिंदू कॉलेज मतलब हिंदू कॉलेज है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है क्या? सर, ऐसा नहीं है. एक्चुअली में जो हिंदू कॉलेज के फाउंडर थे कृष्ण गोपाल गौड़ वाले, तो मैंने अपने कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में ये पढ़ा था कि उनके बेटे का एडमिशन सेंट स्टीफन कॉलेज में नहीं हुआ था. तो उसको मतलब उनको मतलब अपने बेटे के एडमिशन के लिए उन्होंने एक नया कॉलेज ही शायद बनाया था. क्योंकि सेंट स्टीफन कॉलेज क्रिश्चियन नाम पे था, तो उन्होंने शायद हिंदू कॉलेज जब बनाया तो वो हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बनाया. भारत से जुड़ा हुआ. यस सर. भारतीय संस्कृति को उस तरह से सोचा. ठीक है. आप प्रवासी भारतीय के बारे में क्या कह सकते हैं? हाल ही में 9 जनवरी को मनाया भी गया ना प्रवासी भारतीय दिवस. यस सर. तो क्या बता सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है?
सर संख्या प्रवासी भारतीयों की मेरे ख्याल से 13 मिलियन है पूरे विश्व में। 13? यस सर। 13? नहीं 30 मिलियन, सॉरी। 30? यस सर। ठीक, हाँ। तो सर प्रवासी भारतीयों का राष्ट्र निर्माण में काफ़ी योगदान देखा जाता है। इंडियन डायस्पोरा को इस बार मतलब थीम भी थी कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, इस तरह से। तो इकॉनमी, फॉरेन रिलेशंस पे लेके भी उनका मतलब योगदान देखा जाता है। कहाँ आयोजन किया गया था इस बार प्रवासी भारतीय दिवस? सर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। यस सर। और प्रधानमंत्री जी भी गए थे तो उन्होंने कुछ बातें कही थी, हाँ, तो आपने उस पर गौर किया है? नो सर, मैंने नहीं सुना तो स्पीच, सॉरी। देखिएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो क्वाड कहते हैं ना, तो इसके बारे में कुछ बताएं फिर। क्वाड क्या है? क्वाड सर 2008 में जापान के राष्ट्रपति थे, उनका ये विचार था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मतलब एक ऐसा क्षेत्रीय और संगठन बनाएं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को संतुलित करे। तो इतना ये भी मैं रिकॉल कर पा रहा सर। तो स्पष्ट रूप में कहा गया कि चीन एक तरह से दुश्मन है कि? नहीं सर, ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको संतुलित करने का ही एक था। तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत सबसे कमज़ोर सदस्य है क्वाड का। कुछ कंट्रीज़ का ये कहना है, मानना है कि भारत जो आपने चीन का कहा, जिक्र किया, तो उनका कहना है कि भारत उतना कमिटेड नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस पर? सर क्वाड का भारत एक एक्टिव मेंबर भी है और उनकी नीतियों पे मतलब भारत का भी प्रभाव दिखता है, और भारत इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने की क्षमता भारत में ही है। तो भारत किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं दिखता। जी। अच्छा, आप इतिहास के छात्र रहे हैं। यस सर। तो हाल में एक मुख्यमंत्री, उन्होंने $1 मिलियन का अवार्ड घोषित किया था, ये इंडस वैली स्क्रिप्ट को जो पढ़ सके। वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? सर तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, अगर उसको कोई डिसाइफर करता है तो 1 मिलियन अवार्ड उसको देंगे वो। तो जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है, इसके बारे में क्या जानते हैं हम अब तक? सर उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बुस्ट्रोफेडन और पिक्टोग्राफिकल उसमें लिखी जाती है। मतलब मैं एक एग्जांपल पे थ्रू समझाना चाहूँगा। वहाँ एक सील पाई गई है जिस पे 2 ए सीधी बनी हुई हैं और 2 ए उल्टी बनी हुई हैं। तो वो अभी मतलब चुनौती बनी हुई है इतिहासकारों और विद्वानों को आगे कि उसको कैसे डिसाइफर किया जाए। एक बात तो जानते हैं, जो आपने कहा पुख्ता नहीं जानते, लेकिन एक बात तो जानते हैं, उसको वैज्ञानिकों ने उसको साबित भी कर दिया कि उसको स्क्रिप्ट के बारे में। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कुछ? सर इतना तो मालूम है, तो इतना जानते हैं कि उसको सर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। वेरी गुड। लेफ्ट, फिर जहाँ वो लाइन एंड होती है वहाँ से लेफ्ट टू राइट लिख दिया जाता है उसको। या वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अरुण, यस सर। आप एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? सॉरी सर, ये डैप में गलत मेंशन हो गया था, मतलब दूसरा डैप था, उसमें मैंने कुकिंग और वॉलीबॉल का था। तो अच्छा, ये आपने गलती से मेंशन की। यस सर, ये प्रीव्यू वाला डैप इन लोगों ने दे दिया है। कोई भी नहीं, लेकिन आपके विचार कुछ होने चाहिए। जैसे यस सर। पॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है पराली बर्निंग, तो वेस्टर्न यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब, सब जगह से। तो क्यों ये कंटिन्यू साल दर साल क्यों हो रहा है कंटिन्यू? सर हार्वेस्टिंग के सीजन में किसान के पास गेहूं बुवाई के लिए कम समय होता है। दूसरा जो हमारा जो मशीनीकरण कृषि का बड़ा है, तो पहले हाथ से कटाई होती थी, उसका यूज लोग लोकल लेवल पे या तो पशुओं के चारे के लिए। नहीं, आप ये बताएं कि इसका टेक्नोलॉजी इतना इम्पॉसिबल है कि इसको एक टाइम फ्रेम में हम जल्दी से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं सर, टेक्नोलॉजी इसकी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आईसीआर ने जो लोकल एग्रीकल्चरल सेंटर्स होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे एक बैक्टीरिया मतलब उनको प्रोवाइड किया गया है कि वो किसानों को वो बैक्टीरिया देंगे और किसान उसको अपने मतलब घर में उसको बेसन और गुड़ के साथ 7 दिन तक वो उसको फर्मेंटेशन होने देते हैं उसका। फिर अगर उसको पराली पे छिड़का जाता है तो वो गल जाता है। अच्छा। और दूसरा सोल्यूशन ये, और वो खाद बन जाएगा पराली? यस सर।
तो तकनीक इसकी बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, बस तो ज़रूर फिर क्यों नहीं करते हैं इसको? सर किसानों तक पहुंच अभी सीमित है और जो तकनीकें अवेलेबल हैं वो थोड़ी महंगी हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो नहीं, वो बैक्टीरिया तो इस तरह का जो उपाय है वो तो सब्सिडाइज रहता है। तकनीक कितनी भी महंगी हो, लेकिन इंसान के लाइफ से ज़्यादा तो नहीं है महंगी, क्योंकि पॉल्यूशन से तो हेल्थ बहुत ज़ोर से अफेक्टेड होता है, खासकर बच्चों और बूढ़ों का। तो ये तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। है सर, लेकिन अब इस संबंध में काम किया जा रहा है और जो बैक्टीरिया है वो किसानों में जागरूकता बढ़ा के और मतलब अच्छा, आपने इतिहास लिया है। यस सर। इतिहास आपका ऑप्शनल भी है और बीए भी किया है, तो हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? हिस्ट्री चूँकि सर साक्ष्यों और पुख्ता वैज्ञानिक स्रोतों के आधार पर लिखी जाती है, और माइथोलॉजी जो होती है वो जनमानस में जो कई हजार वर्षों से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है, वो माइथोलॉजी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, जैसे भारत में महाभारत और रामायण ये मैथोडोलॉजिकल है, लेकिन हिस्टोरिकल इनका कोई एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। फिर भी इतिहासकार इनको मतलब अपने एज ए सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सर मैं बताऊं कि जो करेक्टर है द्रौपदी का महाभारत में, वो कहीं ना कहीं ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतिहासकारों ने जो जनजातीय संस्कृति है उससे उसको जोड़ के देखा है। यस सर। और वहीं रामायण में जो सीता का करेक्टर है वो एक फ्यूडलिज्म, सामंतवादी और कृषक समाज की संरचना को बताता है। मतलब कुछ है जो जिससे मिथ भी फॉर्म हो गया, कुछ तो हिस्ट्री होगा लेकिन उसका एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और धीरे धीरे मिल रहा है। इस तरह का है। आप ये बताएं, देश में अभी जो टेररिज्म की समस्या कौन सी सबसे बड़ी है? किस किस तरह की समस्या है टेररिज्म की? हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में तो नार्को टेररिज्म सबसे बड़ी समस्या है। नार्को टेररिज्म। दूसरा सर जो पाक बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं टेररिस्ट के द्वारा, वो दो बड़ी समस्याएं हैं। ये तो। और तीसरा सर जो टेररिस्ट जो मतलब देश के अंदर ही इंटरनल स्लीपर सेल तैयार करते हैं, वो एक चैलेंजिंग है। नक्सल्स को किस कैटेगरी में रखते हैं आप? नक्सल सर टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे ही अपने लोग हैं, बस सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं और वो उनका रास्ता बस अभी होम मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मार्च 25 तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा नक्सलिज्म का समस्या। तो ये कहाँ तक आप इससे सहमत हैं? सर सरकार और जो क्षेत्रीय प्रशासन और जो हमारे जो सैन्य बल है वो समय समय पे मिलके ऑपरेशंस चला के वो उनके जो नेटवर्क हैं उनको ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरा, सरकार वहाँ विकासात्मक रणनीति अपना के और सिविक एक्शन प्लान जिसको बोला जाता है उसको अपना के ये कर सकती है। दोनों दो प्रॉन्ग, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा हुआ कि उसको फिर सिक्योरिटी फोर्स उनको एलिमिनेट करके दोनों तरह से हो सकता है चुना। ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरुण कुमार। यस सर। आप तो गाजियाबाद से हैं ना? नो सर। गाजियाबाद में पढ़ा आप टीचिंग करते हैं? यस सर। अभी मैं टीचिंग नहीं करता, मैंने 2022 में वहाँ से बीएड किया था। अच्छा, तो ओके। उस दौरान मैं उधर रहा था। ये हिस्ट्री टीचिंग किया है आपने कभी? नहीं किया? नो सर। ओके। हिस्ट्री का ये बायस्ड हिस्ट्री, कई लोग बोलते हैं इट इज़ बायस्ड। इतिहास है ना, किसी को अपना हिस्ट्री बना देते हैं, दूसरा अपने तरफ से बनाते हैं, ये क्यों हो रहा है? सर इतिहास चूँकि टाइम, स्पेस और ह्यूमन एजेंसीज को ध्यान में रख के लिखा जाता है, तो समय के साथ जो मतलब इतिहास लिखते समय इतिहासकार की विचारधारा अगर उस पर हावी हो जाती है तो वो उसको हिस्ट्री बायस्डनेस बोलते हैं। अभी अंग्रेज लोग अपने तरफ से लिखता है, अपना लोग अपने तरफ से लिखता है। आप बोला हिंदू अपने तरफ से लिखेगा, वो क्रिश्चियन वाला, ये क्यों हो रहा है? कैसे हमें अच्छा हिस्ट्री लिखना है, तो इतिहास अच्छी तरह लिखना है तो क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए इतिहास में? व्हाट सोर्सेस आप यूज़ करेंगे? मेक इट सो गुड। हिस्ट्री शुड नॉट बी, हिस्ट्री बायस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं सर, बायस्ड नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि हाउ हिस्ट्री कैन बी अनबायस्ड? सर हिस्ट्री राइटिंग करते समय हमें जो प्राइमरी सोर्सेस हैं
और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उन पे ही डिपेंड रहते हुए अपना लिखना चाहिए, ना कि किसी विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या फिर अपना जो बायस्डनेस है उसको कंट्रोल करते हुए न्यूट्रल वे में लिखना ही चाहिए। ये सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री कैसे होना चाहिए? इंटीग्रेटेड हिस्ट्री, हाउ वी कैन मेक गुड हिस्ट्री? तो समय के साथ इतिहास लेखन में कई विचारधाराएं आई, तो उन्होंने मतलब पहले या इतिहास को ये बोला जाता था कि इतिहास एकदम विजेताओं का ही इतिहास होता है। तो जब विद्वानों ने मतलब वो ऐतिहासिक परतों के बारे में जानना शुरू किया, तो इतिहास के कई मतलब डायमेंशंस पे इतिहास लिखा जाने लगा, क्षेत्रीय, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। ओके। यस सर। अभी इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, व्हेन ही वाज यस सर। फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो काफ़ी चेंजेस किए। पहले का ज़माने से इंडिया का प्रगति एकदम बढ़िया हो गया। क्या क्या किया है? उन 3 चीज़ें बताइए। सर, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के बारे में या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब, दोनों को मिला के? फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बताइए। सर, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। एलपीजी रिफॉर्म? यस सर। लाइसेंस ना, हम पूछेंगे आपसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया, फिजिकल पॉलिसी में क्या किया, ये बताइए। सॉरी सर, मैं इस पर देखूंगा, मुझे जानकारी क्या है ये फिजिकल पॉलिसी? क्या है सर? फिजिकल पॉलिसी में मतलब टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर सरकार फ्रेम करती है, तो टैक्सेशन, सिर्फ टैक्सेशन है फिजिकल पॉलिसी? अभी बोलते हैं अपना इंडिया का जीडीपी कम हो गया, कितना है अभी? सर अभी रिसेंटली जो डेटा आया था तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार, मतलब पिछले क्वार्टर में 6.7 था, इस बार 6.4 दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि सेम ईयर में जो पिछले क्वार्टर की अगर देखा जाए तो इस बार प्रोडक्शन और मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्या है? खेती का प्रोडक्शन है? क्या प्रोडक्शन होगा? ओवरऑल जो इकोनॉमी का डोमेस्टिक ओवरऑल इकोनॉमी का जीडीपी हम मेजर कैसे करेंगे? सर पता तो होगा ना, कुछ आइडिया होगा, वो अंदाज में नहीं बोलेंगे ना। ये इंडिया में कुछ सिस्टम होगा ना। सर जीडीपी इतना है, परसेंटेज ग्रोथ इतना है, कुछ सिस्टम तो होगा। एक गुड्स एंड सर्विस क्या है? गुड्स एंड सर्विस सर, जो हम उसमें टैक्स भी दे रहा है हम लोग। यस सर। ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसिडर करते हैं, ये हिस्टोरिकली रेवोल्यूशन है टैक्सेशन में। क्यों? क्या किया है? सॉरी सर, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा मैं। जीएसटी, मैं जीएसटी के बारे में ओके पूछ ओके रहा ओके हूँ। सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस का टोटल वैल्यू जीडीपी का कुछ बंद है, संबंध है। आप पढ़ाई कर लीजिए वो चीज़ें। ओके सर। अरुण, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, राइट? यस सर। अगर भारत का जो इंडिपेंडेंस का पूरा रेवोल्यूशन हमने देखा, उसमें कुछ 5 चीज़ें आपको बदलने का मौका दिया जाए तो आप क्या बदलेंगे? सर मॉडर्न पीरियड का। ओके सर। सर मैं खिलाफत मूवमेंट को बदलना चाहूँगा, और प्लासी के समय जो हमारे जो मतलब लोग थे जिन्होंने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया, मैं वो चीज़ को बदलना चाहूँगा। दूसरा सर, असहयोग आंदोलन की जो रणनीति हमारी विफल हो गई थी चौरी चौरा कांड के बाद, मैं उस कांड को बदलना चाहूँगा। और सर 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, मैं उसको चेंज करना चाहूँगा। और अभी सर इतना ही। ठीक है। अब यूपी काफ़ी बड़ा राज्य है, ठीक है, Yes, sir. तो क्या इसको डिवाइड करना सही रहेगा आपकी sir. नज़र में? नो सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि यूपी काफ़ी मतलब देश का नंबर 1 पॉपुलस स्टेट है, और दूसरा वो जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में भी मतलब 2nd नंबर का कंट्रीब्यूशन करता है। तो नंबर 1 पॉपुलस स्टेट होना ये एक उपलब्धि है आपकी नज़र में? यस सर। एक बड़ी बाजार मांग को क्रिएट करता है,
अच्छा, दूसरा अगर डिवाइड कर देते हैं तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे और इंटीग्रेशन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो प्रशासन है वो तो लोगों के करीब आ जाएगा। सर चूँकि हमने पास्ट में कई एग्जांपल देखे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर डिवाइड भी किए गए हैं स्टेट तो उससे चैलेंजेस बढ़े हैं, ना कि बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। अरुण, आपकी औपचारिक जो इंटरव्यू है वो अब समाप्त होती है, ओके सर। तो आप रिलैक्स करो, थोड़ा आराम सांस ले लो। कैसा लगा आपको ये बताइए, आपको इंटरव्यू पैनल का जो आपका वार्तालाप हुआ कैसा लगा? काफ़ी सर सहज और कॉर्डियल था, बट मेरी तरफ से मैं मतलब कुछ कमियां हैं जिन्हें मुझे पढ़ना है, और एक्सप्रेशंस मतलब उतने स्पष्ट नहीं थे। कॉग्निटिव आंसर मैं शायद दे पा रहा था, लेकिन रिफ्लेक्टिव और जो ओपिनियन वाले थे वो मैं नहीं दे पाया अच्छे से। तो ये तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने खुद ही अच्छा बिल्कुल ठीक ढंग से ऑब्ज़र्व किया है अपने आप को। तो अभी आपके पास समय भी है, क्योंकि 13 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। सुबह है कि दोपहर को है? सुबह। सुबह। तो आप अखबार कौन सी पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। कोई इकोनॉमिक पेपर भी पढ़ते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं पढ़ते सर। अगर संभव हो, टाइम लगे तो एक इकोनॉमिक भी शुरू कर दीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए। मतलब हेडलाइंस ही पढ़ लीजिए, या जो आपको बजट से संबंधित आंकड़े हों, कुछ रोमांचक लगे इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, तो टैरिफ्स वगैरह के संबंध में, ड्यूटीज़, जीएसटी, इस तरह की कई न्यूज़ आती रहती हैं, तो उसको भी पढ़ते रहिए। हाँ, और अपना डैफ एक बारी दोबारा से पूरा देख लीजिए, क्योंकि जो डैफ में आपने लिखा है उसको तो बदल नहीं सकते। और अभी तो हमारे सामने दूसरा आप बता रहे हो आया, पर जो सही डैफ है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। बट वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है आजकल, इसके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तकनीकी आधुनिकीकरण हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ते रहिए। ठीक है। अच्छा, आपको हिंदू कॉलेज के बारे में जो पूछा गया वो आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी रैंकिंग क्या है। आज पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, ये भी आपको। फर्स्ट रैंक पे है सर। हाँ, जो भी है, मतलब नहीं, फर्स्ट पे तो मिरांडा है ना? नहीं, फर्स्ट है इस बार का। इस बार फर्स्ट आया? अच्छा, तो ये जो भी है उसको देख के रखिए, जो पहला है उसका। अच्छा, फिर ये डिस्ट्रिक्ट की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। ओके सर। आप तो ज़िले से हो, आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप रामपुर से आए हो तो उसको पता। फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, इसका हम गवर्नेंस के ऊपर, प्रशासन पे कुछ उपयोग कर सकते हैं। इनमें क्या समानताएं हैं? जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके देख लीजिए, इसका गवर्नेंस के ऊपर क्या रोल पड़ेगा। प्रवासी भारतीय दिवस अभी हुआ ही है, तो उससे क्या क्या हमारे को सबक सीखने को मिले हैं, और हमने देश विदेश के साथ इसमें संबंधों से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो एक हम मैसेज दे रहे हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, विश्व को क्या मैसेज, संदेश क्या जा रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। COP 28-29 क्लाइमेट चेंज के बारे में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसकी मुख्य क्या क्या उसकी डिसीजंस हुए हैं। पॉल्यूशन की जैसे बात की, पॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो कोई भी पूछेगा पॉल्यूशन, आप दिल्ली में हैं, आप देख ही रहे हो कि AQI की क्या हालत है, उसके बारे में हम एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए तो क्या क्या आप और क्या कर सकते हो। जो हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है। यस सर। आगे की बात करिए। फिर साइबर क्राइम हो रहा है, आजकल लोगों के पैसे छीने जा रहे हैं। हाँ, डेटा, हाँ, तो उसमें उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, और अभी जो मतलब उपाय कर रही सरकार वो पर्याप्त हैं कि उसके आगे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्टिव हो रहे हैं। आज हमारा पैसा चले गया, फिर हम निर्णय लेने लगते हैं कि उसको कैसे रोकथाम की जाए। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? तो प्रशासन को प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो उस बारे में फिर फार्मर एजिटेशन हो रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, किस बारे में हो रहे हैं, इसको कैसे रोकथाम की जाए, क्या समस्याएं हैं, उसको क्यों नहीं हम एड्रेस कर पा रहे हैं। MSP, हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसमें कितनी फसलों पे लागू है, उसका क्या तात्पर्य है, तो उसके बारे में पूरी समझाइश आपको होनी चाहिए। फिर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी आ रही है, तो किस किस क्षेत्र में आई है, हमारी रैंकिंग क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और क्या हमें इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। GST, पॉपकॉर्न कंट्रोवर्सी खूब चली थी कि GST जो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है, जो मीठा होता है, उसके ऊपर 18%, बाकी नमकीन पे 12%। तो ये चीज़ें भी कभी कोई लाइटर वेन में पूछ सकता है। और उसके स्लैब क्या क्या हैं GST के,
जीएसटी से रेवेन्यू कितना मिल रहा है हमारे को, और ये है क्या टैक्स, इसके बारे में तो आपको पूरी रहनी चाहिए। और एक मुख्य मोटे तौर पर पता होना चाहिए हमारे देश में इनकम टैक्स पे कितने लोग करते हैं, मतलब पूरी जनसंख्या का कितना हिस्सा है जो इनकम टैक्स देता है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी सी आपकी वीकनेस है, थोड़ा टाइम है, आप पढ़ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू, अच्छा तब तक तो बजट आ जाएगा। यस सर। तो बजट पे ध्यान दीजिए, 1 तारीख को बजट है, इकोनॉमिक सर्वे उसके पहले आएगा, तो उसकी जो समरी है ना, सारांश उसका वेबसाइट पे आ जाता है वित्त मंत्रालय की, तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आपकी यूपी के आंकड़े मतलब हर तरह से टोटल पॉपुलेशन कितनी है, एमएमआर कितनी है, आईएमआर कितनी है, हेल्थ, सोशल, एजुकेशन इंडिकेटर्स, ये सारे देश और यूपी का कौन सा स्थान है ना, ये तो चीज़ें आपकी। और इसके साथ साथ महाकुंभ जो चल रहा है, तब तक भी चल रहा होगा, 25 तारीख तक तो है। तो इसकी महाकुंभ से हम विदेश के लिए क्या संदेश दे रहे हैं महाकुंभ आयोजन करके, तो ये सब चीज़ें आपके मतलब ध्यान में रहनी चाहिए। किस जगह पे हो रहा है, 3 नदियों का संगम है, और किस किस प्रदेश में होता है महाकुंभ, तो ये सब जानकारियाँ आपकी, उसकी विशेषता क्या है, और अभी ऐसा टाइम क्यों चुना गया, क्यों इस टाइम पे 13 जनवरी से क्यों शुरू हुआ, तो इस तरह की चीज़ें मतलब आपको ये रेगुलर न्यूज़ तो अपडेट करते ही रहना चाहिए आपको। ओके सर। इसको पढ़िए। हाँ, बाकी आप अच्छा कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो, आपकी डिस्पोजिशन बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, तो थोड़ा ठोस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिए, है ना सर 2 चीज़ पूछनी हाँ। थी। एमएसपी को लेके जो कमेटी की रिकमेंडेशन आई है कि लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए, तो क्या उसके साथ अगर जा सकते हैं? हाँ, जो है उसमें शासन की जो नीति है वो तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आ गई है कि उसमें कि क्या है, तो जो शासन निर्णय ले रहा है उसी को ही तो हम करेंगे। अपने विचार देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है नहीं। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लेटेस्ट क्या है, ठीक है ना। सर एक चीज़ और पूछना था, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मेरा थोड़ा सीरियसनेस दिखता है, तो वो सही बोल रहे हो आप, थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा एक डायलॉग है, कॉन्वर्सेशन है, सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई तनावपूर्ण स्थिति में कोई ऐसा नहीं, प्रिजनर के तौर पे नहीं रखा हुआ, तो डायलॉग है, उसको आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, तो उस तरीके से करिए, थोड़ा स्माइल करिए उसमें कभी। हाँ जी सर। हैंड मूवमेंट अगर कहीं ज़रूरत हो तो करिए उसकी हैंड मूवमेंट, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। है ना। सर स्माइल करते हुए ऐसा मतलब फेक जैसा तो नहीं लगता? नहीं, आप बिल्कुल वैसे तो ठीक बोलते हैं आप, बिल्कुल अच्छा, पर थोड़ा दबंग होके बोलिए। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये जैसा कर रहे हैं आप ऐसा बोलिए ना, आप ठीक है। कितनी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। नेचुरल हो जाओ ना हाँ, अपना। बिल्कुल सर। गुड, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। तो थोड़ा शेप का देख लीजिए और दूसरे टाई जैसे से आपका तो बनियान दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर, वो ठंड की वजह से उस दिन ये सब छोटी बातें हैं, ठीक है सर, पर ध्यान दें। ठीक है, 1-2 जगह मैंने मॉक दिया था, तो दे सजेस्टेड कि तुमको गॉगल्स पहनना चाहिए, इस तरह से भारी चेहरा है। अरे नहीं हाँ, चश्मा मतलब पहन के नहीं जाना है। वो तो नहीं, वो तो हम तो नहीं आपको एडवाइस करेंगे, ऐसा मत करिए। स्पेक्टेकल्स। आई कांटेक्ट वही विदाउट पावर वाला जो लेंस वाला चश्मा होता है। आपका पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, नहीं ये ऐसा आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। क्योंकि आप वहाँ सब प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप कोई हीरो नहीं बनने जा रहे, तो इसलिए ऐसा मत करिए। वहाँ सब फैकल्टी वाले थे, तो आप सब सीनियर हो, तो मुझे मौका मिला नहीं, पूछने का, तो senior नहीं। मुझे लगा। नहीं, पर पूछिए, आप निसंकोच होके पूछिए, पर नहीं, वो गलत है। वो ऐसा वो नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।